नमस्कार दोस्तों, आपका टारगेट विद एग्री अड्डा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के परिचय के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी के परिचय भाग 2 को पढ़ेंगे। जो भी बातें रह गई थी उसको विस्तार से इस वीडियो में पूर्णता की ओर लेकर जाएंगे। उसके बाद हम व्याकरण के कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आगे हम क्रमबद्ध बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी के भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं, तो ध्यान से सुने और अपने नोटबुक में मुख्य बातों को उतारते रहें। तो आपका स्वागत है। आइए मेरे साथ हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने पीछे बात की थी कि हिंदी जो शब्द है वो सिंधु शब्द से उत्पन्न हुआ था। ये बात हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने पढ़ी कि हिंदी हमारी राजभाषा है। उसके बाद हमने बताया कि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता था तो वो संस्कृत के माध्यम से करता था। कालांतर में क्या हुआ दोस्तों कि जो संस्कृत भाषा थी वो आम जन के लिए क्लिष्ट हो गई। क्या हो गई? कठिन हो गई। और लोगों ने अपने यानी कि भाषा में बदलाव कर लिया। तो इसी आधार पर यानी कि संस्कृत के 2 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 2। कौन कौन से हुए? हमने पढ़ा कि संस्कृत भाषा क्या है? हिंदी की मूल भाषा है, इसकी जननी है, यानी कि उसी से निकल के 2 भाग हुए थे। हमने पढ़ा वैदिक संस्कृत और एक पढ़ा था हमने लौकिक संस्कृत। कौन 2 बातें पढ़ी थी हमने। उसके बाद इसके बारे में चर्चा की थी कि वैदिक संस्कृत होती है वो वेदों में लिखी जाने वाली संस्कृत थी। और बात करें कि 4 वेदों में मैंने बताया था कि ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया था। दूसरी जो बात थी, जो बाकी 3 वेद बचे थे वो लौकिक संस्कृत थी। फिर हमने बताया था कि वैदिक संस्कृत का काल रहा वो 1500 ईसा पूर्व से यानी 1000 ईसा पूर्व रहा था। यानी उसके बाद हमने पढ़ा था लौकिक संस्कृत का काल। लौकिक संस्कृत का काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था। फिर हमने पढ़ा इसी कालांतर के बाद पाली भाषा ने जन्म लिया, जो जैन धर्म की भाषा थी। इसका काल था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। उसके बाद थी प्राकृत भाषा। इसका काल था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। उसके बाद हमने पढ़ा अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का काल था 500 ईसा से 1000 ईसा। उसके बाद हमने पढ़ा इसी का रूप था शौरसेनी। शौरसेनी का काल था 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक है। और इसी का ही प्रचलित रूप है हिंदी। कौन सा रूप है? हिंदी। इन काफ़ी बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूँ कि हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। हम सामान्य परिचय की बात करेंगे तो मुख्य से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, ये जब क्वेश्चन आए तो हमें बताना है हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी लोग यानी कि फे का उच्चारण पे के रूप में करते हैं, तो इसे पारसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसी। और ये ईरान की भाषा है, इसीलिए इसे ईरानी भाषा का शब्द भी कहते हैं। यानी तीनों बिंदु इसके लिए सटीक है। दोस्तों, उसके बाद में बात करें कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। यानी प्राचीन काल में एक परिवार हुआ है, बहुरूपीय परिवार। कौन सा परिवार? बहुरूपीय परिवार। तो क्वेश्चन बनता है कि हिंदी कौन सी परिवार की भाषा है। तो आंसर क्या होगा? बहुरूपीय परिवार। कौन से परिवार की? बहुरूपीय परिवार की भाषा है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे हिंदी की लिपि क्या है। तो लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। उसके बाद बात करें दोस्तों कि देवनागरी लिपि और कौन कौन सी भाषाओं की है। तो हिंदी की है देवनागरी। उसके बाद
संस्कृत भाषा, नेपाली भाषा, इनकी भी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। हिंदी के अलावा संस्कृत भाषा, नेपाली भाषा, मराठी भाषा, इनकी लिपि भी कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। दोस्तों इसी क्रम में बात करें, हमारी अंग्रेजी भाषा है, इसकी लिपि है रोमन लिपि। कौन सी लिपि? रोमन लिपि। दोस्तों इसी बात में बात करें कि हमारे पास यानी कि पंजाबी भाषा है, पंजाबी की लिपि की बात करें तो इसकी लिपि है गुरुमुखी। कौन सी लिपि? गुरुमुखी। दोस्तों इसी बात में बात करें, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? उर्दू की लिपि है फारसी लिपि। कौन सी लिपि? फारसी। दोस्तों एक बात बता दूं कि इन सभी लिपियों में सबसे अच्छी लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसमें लिखे गए शब्द की बनावट है वो अन्य लिपियों की तुलना में बहुत ही सुडौल है, अच्छी है, और उसके वर्ण है वो गोलायुक्त है और इनके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों हम करेंगे कि हिंदी भाषा है वो अपने आप में अकेली परिपूर्ण नहीं है, उसमें अनेक बोलियों का भी समावेश है। तो इसीलिए हिंदी भाषा में लगभग 18 से लेकर 22 तक की बोलियों को समाहित किया गया है। 18 से 22 तक की बोलियों को समाहित किया गया है और जिसको कुल 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी अकेली खड़ी बोली का ही प्रयोग नहीं है, उनमें अनेक बोलियों का भी प्रयोग किया गया है, तो उसको 5 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं, तो चर्चा करेंगे एक एक पे। तो दोस्तों बात करें हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां जिसको 5 भागों में बांटा गया है, तो पहला भाग तो हम लिखेंगे हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5। दोस्तों बात करेंगे क्रम से। नंबर 1 है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियों को शामिल किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये कौन सी है? पहला भाग पूर्वी हिंदी, अवधी को शामिल किया जाता है, बघेली को और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं। दोस्तों उसके बाद में है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी को शामिल किया जाता है। तो पहले बात करेंगे खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, उसके बाद बुंदेली और कनौजी। ये जितनी बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कनौजी, ये कौन सी भाषा की है? ये है पश्चिमी भाषा की। उसके बाद में है तीसरा बिहारी। बिहारी के लिए बात करेंगे, बिहारी की बोली है मगही, मैथिली और मगही, मैथिली कौन सी है? भोजपुरी। ये है बिहारी की मगही, मैथिली और भोजपुरी। नंबर 4 राजस्थानी। राजस्थानी की बात करें मारवाड़ी,
मेवाती, हाड़ौती आदि। कुछ विद्वान ढूंढाड़ी भाषा को भी राजस्थानी भाषा का समावेश मानते हैं। उसके बाद नंबर 5, पहाड़ी की बोली। पहाड़ी की बोली में बात करें तो आती है गढ़वाली, कुमाऊनी आदि को शामिल किया जाता है। दोस्तों कि हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूछ लिया जाए पश्चिम की कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू जिसे हरियाणवी का रूप है, बुंदेली और कनौजी। बिहारी की मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि। पहाड़ी की बोली है गढ़वाली, कुमाऊनी आदि। दोस्तों हिंदी की प्रमुख रूप से 18 से लेकर 22 तक बोलियों को समाहित किया गया है और उसी के आधार पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उसी के आधार पर हिंदी को किसका राजभाषा का दर्जा दिया गया और कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। उसके बाद दोस्तों अगला बिंदु हम लेते हैं कि भाषा क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे भाषा क्या है और भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे भाषा व व्याकरण, दोनों की बात करेंगे। भाषा क्या है पहले इसकी चर्चा करेंगे और व्याकरण क्या है फिर उसकी चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों बात करें भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से। और इसमें आ पढ़ते हैं। भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। भाष का अर्थ क्या है? प्रकट करना। क्या प्रकट करना? विचार प्रकट करना। क्या प्रकट करना? विचार प्रकट करना। और इसका अर्थ है या भाव प्रकट करना, अर्थात ऐसा माध्यम जिससे मनुष्य अपने विचारों को, भावों को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा को शुद्ध लिखने का, शुद्ध पढ़ने का, शुद्ध बोलने का जिस शास्त्र से अध्ययन किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण हमें शुद्ध लिखने का, शुद्ध बोलने का आदि का बोध कराता है दोस्तों। इसीलिए व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दानुशासन। व्याकरण एक ग्रंथ है, व्याकरण एक शास्त्र है, ये बात हम कह सकते हैं। किसका शास्त्र है? शुद्ध लिखवाने का, शुद्ध बोलने का, शुद्ध पढ़ने का ज्ञान करवाता है। अर्थात भाषा वही होती है जिसका एक निश्चित व्याकरण होता है। इसीलिए हम चर्चा करेंगे कि भाषा के माध्यम कितने हैं। व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट तो भाषा से करता है लेकिन उसके माध्यम कितने हैं? क्या व्यक्ति बोलकर ही प्रकट करता है या कोई और भी माध्यम है? तो चर्चा करें। जब ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो हम बात करेंगे कि भाषा के माध्यम कितने होंगे? 3। तो बात आती है अगली बिंदु की। तो अगला बिंदु है भाषा के माध्यम। भाषा के माध्यम अर्थात भाषा के माध्यम की बात करें दोस्तों तो भाषा के माध्यम है 3। कितने हैं? 3। पहला है मौखिक माध्यम, दूसरा है लिखित माध्यम, तीसरा है सांकेतिक माध्यम। दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके के कंफ्यूज हो सकते हैं कि यदि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए भाषा के प्रमुख माध्यम कितने हैं तो आंसर आना चाहिए 2। भाषा के प्रमुख माध्यम कितने हैं? 2, मौखिक या लिखित। लेकिन ऐसे पूछा जाए भाषा के माध्यम कितने हैं तो आंसर क्या आएगा? 3।
मौखिक माध्यम, लिखित माध्यम, सांकेतिक माध्यम, इनकी चर्चा करेंगे। मौखिक मतलब मुंह से उच्चरित ध्वनि, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने आंतरिक विचारों का आदान प्रदान मुंह से बोलकर करता है, उसे हम कहेंगे मौखिक माध्यम। भाषा का कौन सा माध्यम होगा? मौखिक। उसके बाद दोस्तों बात करें लिखित माध्यम। यदि व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर न करके लिखकर प्रस्तुत करता है, तो उसे हम कहते हैं कौन सा माध्यम? लिखित माध्यम। यदि व्यक्ति न तो मौखिक रूप से और न ही लिखित रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो वो कौन सा होगा? सांकेतिक। इसमें विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिकेट के मैच में अंपायर किसी भी तरह का निर्णय करता है, तो अपने हाथों की अंगुलियों का या हाथ से इशारा करता है, तो दोस्तों वो किस में आएगा? सांकेतिक माध्यम। जैसे बात करें कि पुलिस चौराहे पर खड़े हुए यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता है, तो वो भी किस में आएगा? सांकेतिक माध्यम। यानी कि दोस्तों बात करें कि तीनों माध्यमों में सबसे सरल माध्यम कौन सा है, तो दोस्तों सबसे सरल माध्यम की बात करें तो वो है मौखिक माध्यम। कौन सा माध्यम है? मौखिक माध्यम। यदि बात करें कि कठिन क्या है, तो सबसे कठिन कौन सा होगा? सांकेतिक माध्यम, क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते, इसीलिए हर मनुष्य इनको समझने में थोड़ी कठिनाई महसूस करता है। तो दोस्तों सरल और कठिन की बात करें तो दोनों नियम किसके लिए लागू होंगे? लिखित के लिए लागू होंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि भाषा के माध्यम का सबसे सरल कौन सा है, तो बात करें मौखिक, कठिन, सांकेतिक, लिखित सरल है और दोनों इसके लिए लागू हो जाएंगे। दोस्तों उसके बाद अगला जो बिंदु है कि हम बात करेंगे कि भाषा कैसे सीखी जाती है, या जन्म से सीखी जाती है या अर्जित की जाती है। इस बिंदु पर भी बहुत प्रश्न बनते हैं। तो पहली बात मान लीजिए मैं लिखता हूं वाक्य भाषा जन्मजात है या अर्जित है। भाषा जन्मजात है या अर्जित है, तो दोनों में बात की जाए तो भाषा जन्मजात नहीं होती। इसके लिए क्या आएगा? भाषा अर्जित है। अर्जित क्यों है? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है, और वो जिस वातावरण में या जिस भाषा भाषी परिवार में जन्म लेता है और वहाँ पर उस परिवार के लोगों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग में लाया जाता है और वो उसके अनुकरण से उसी भाषा को सीख जाता है, इसीलिए वो अर्जित है। क्योंकि भाषा जन्मजात नहीं होती, जन्म लेने के बाद सीखता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अंग्रेजी भाषा भाषी परिवार में जन्म ले लेता है, उसको जन्म लेने के तुरंत बाद उसे किसी दूसरी भाषा भाषी परिवार में छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए दूसरा परिवार संस्कृत भाषा भाषी का है, तो दोस्तों यदि कुछ समय बाद, मान लो कि 5-4 साल बाद, वर्ष बाद हम उसे देखेंगे, यदि वह बच्चा जिस भाषा भाषी परिवार में जन्म लेता है, अंग्रेजी में जन्म लिया, संस्कृत में छोड़ा, फिर भी अंग्रेजी बोलता है, तो ऐसा होगा कि वो जन्मजात है। लेकिन अंग्रेजी में जन्म लेता है और संस्कृत भाषा भाषी में रहता है और फिर संस्कृत सीखता है, उसका मतलब क्या होगा? अर्जित। लेकिन ऐसा तो नहीं है। यदि मनुष्य को पशु पक्षियों के पास जन्म से छोड़ दिया जाए तो वो मानव की भाषा कदापि नहीं सीख सकता। इसीलिए भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, जन्मजात नहीं है। दूसरी बात, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाषा है वो कहीं भी कभी भी सीखी जा जाती है, उसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। जरूरी नहीं कि हिंदी सीखने के बाद अंग्रेजी नहीं सीख सकते,
अंग्रेजी सीखने के बाद संस्कृत नहीं सीख सकते हैं, इसीलिए इनका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। दूसरी बात, भाषा है वो सामाजिकता का भाव उत्पन्न करती है। किसका भाव? सामाजिकता का, क्योंकि समूह में रहेंगे तो एक जैसी भाषा सीखेंगे, तो इसीलिए ये समूह का भाव स्थापित करती है। दोस्तों, उसके बाद अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। इसी तरह हम व्याकरण के बिंदु पे जाएंगे, वहाँ पर हम व्याकरण के अंगों की बात करेंगे और आगे हम व्याकरण के प्रमुख अंग कौन से हैं और उनके विस्तार से हम पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।